हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट वीडियो हमारी टेस्ट पेपर की थी जिसमें बहुत कम रिजल्ट्स आए, पर जितने रिजल्ट्स आए वो सब पॉजिटिव थे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने टेस्ट पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की। वो वीडियो यूट्यूब ने हमारे रिकमेंडेशन में भी दी, इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। जैसे लास्ट वीडियो से मुझे याद आया, हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में ये वादा किया था कि अगली वीडियो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे आएगी। तो अब वादा किया तो निभाना कैसे नहीं, इसीलिए आज की पूरी वीडियो हमारी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे है, जिसमें हम लोग एक करके सेल को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसलिए कान में ईयरफोन्स डाल लेना। अब सबसे पहले आप लोगों को कंटेंट टेबल देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैंने वीडियो के मेन टॉपिक्स को एनालाइज करके एक पेज में दिया हुआ है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या फिर पॉज करके इसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ताकि आपको इसको समझना आसान हो। हम लोग एक एक करके कंटेंट टेबल्स के सारे कंटेंट्स को विस्तार में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम लोगों को मेन इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है, जिसका हम लोगों ने अलग से वीडियो नहीं बनाया है। तो वो मेन इंट्रोडक्शन हम लोग इसी वीडियो में डालेंगे। अब मेन इंट्रोडक्शन के लिए हम लोगों को दो चीज़ें जाननी होंगी। सबसे पहली चीज़ क्या है कि सेल है क्या। अब आप लोगों को अगर किसी आदमी से इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे बेसिक चीज़ आपको जाननी होगी कि वो आदमी है क्या। उसके बाद वो उसकी क्या हॉबीज़ है, वो कहाँ पढ़ता है, कहाँ रहता है, एंड बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सेल में हमें खाली जानना है कि सेल है क्या और सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहलाता है। ठीक है, इन दोनों के बहुत बेसिक आंसर्स हैं, तो चलिए इन लोगों को हम लोग एक एक करके आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम पे आता है कि सेल है क्या। तो इसका बेसिक आंसर ये है कि सेल लाइफ का सबसे छोटा यूनिट है। हमारे लाइफ में जितने भी प्रोसेसेस हैं जिससे हम लोगों को ज़िंदा रहने में मदद मिलती है, जैसे कि डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, वो सब बेसिक लेवल पे सेल में होती है। ठीक है, अब सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है। तो देखो, अब ये सबसे छोटा यूनिट है, तो इसका स्ट्रक्चर सबसे छोटा है, इसलिए हम लोग इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और जितने भी फंक्शंस हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, सब सेल में ही बेसिक लेवल पे होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे फंक्शनल यूनिट कहते हैं। इसीलिए सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग अपना कंटेंट टेबल शुरू करते हैं। सबसे पहला कंटेंट हमारा है कि पॉपुलर साइंटिस्ट कौन कौन से ऐसे हैं जो सेल से एसोसिएटेड हैं और कैसे एसोसिएटेड हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। इधर हम लोगों ने 5 लोगों की या फिर 5 पर्सनालिटीज़ के नाम लिखे हैं और उनके पिक्चर्स दिए हैं, बट इनमें से साइंटिस्ट 4 ही हैं जो आपको इक्वल प्रपोर्शन में दिख रहे होंगे। सबसे साइड में किंग चार्ल्स II है, जो कि उस टाइम बहुत पहले लंदन को रूल करता था। अब इसका नाम मैंने इधर क्यों दिया, क्योंकि किंग चार्ल्स II की मदद से या फिर किंग चार्ल्स II की असाइनमेंट की वजह से रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। अब कैसे, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अब ये 4 साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, तो इनका नाम है रॉबर्ट हुक, एंटोन वैन लीeuwenhoek, थियोडोर श्वैन और मैथियास जैकॉब्स क्लीडेन। चलिए हम लोग किंग चार्ल्स II से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि किंग चार्ल्स II उस टाइम लंदन को रूल कर रहा था, लेकिन उसका मन हुआ इंसेक्ट्स पर रिसर्च करने का। अब कोई भी राजा महाराजा खुद से रिसर्च कैसे करता या फिर क्यों ही करता, उसके पास इतना पैसा था। इसीलिए उसने लंदन के एक जाने माने साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक को ये असाइनमेंट प्रोवाइड किया। उसको कहा कि तुम ये असाइनमेंट करो, बदले में तुमको जो चाहिए होगा वो मैं दूंगा। रॉबर्ट हुक के बारे में अगर पढ़े तो रॉबर्ट हुक ने किंग का असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया,
लेकिन उसने दो चीज़ों की मांग की। उसने थोड़ा सा कमीशन लिया एज़ यूजुअल, थोड़े मनी के बदले में, और उसको एक चीज़ और चाहिए थी जो कि थी माइक्रोस्कोप, क्योंकि इंसेक्ट्स पर रिसर्च करने के लिए उनको बॉडी के पार्ट्स को अच्छे से देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती। माइक्रोस्कोप का क्या फंक्शन होता? माइक्रोस्कोप किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा बना देता, उसको अच्छे से हम लोग देख पाते। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने इन दोनों की डिमांड की और किंग ने इसकी डिमांड को पूरा कर दिया। रॉबर्ट हुक ने किंग चार्ल्स का असाइनमेंट स्टार्ट तो किया, लेकिन वो उधर रुका नहीं। इंसेक्ट्स पर रिसर्च होने के बाद उसने और भी बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च की और उनको माइक्रोस्कोप के अंडर रखा, जैसे कि फैब्रिक, लीफ, फ्लिंट एक्सेट्रा। रॉबर्ट हुक बहुत ही कीन साइंटिस्ट था और इसके हमारे पास प्रूफ्स भी हैं, जैसे कि रॉबर्ट हुक ने एक बार अपने हाथ के ऊपर एक लीच को रख लिया था, जिससे वो ऑब्जर्व कर पाए कि लीच ब्लड कैसे एब्जॉर्ब करती है। एक बार उन्होंने स्पाइन से अपने हाथ को हर्ट किया था, जिससे कि उन्हें ये आइडिया लगे कि हाथ में कैसे हर्ट होता है। बैक टू द टॉपिक, रॉबर्ट हुक ने फंक्शन किया था, रॉबर्ट हुक का रोल क्या था सेल में? रॉबर्ट हुक का मेन रोल ये था कि रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था। अब सेल कैसे डिस्कवर किया था ये हमको अगले टॉपिक में पता चलेगा, जो कि है डिस्कवरी ऑफ सेल, जो कि इसी पेज में। चलो डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, चीज़ों के माइक्रोस्कोप के नीचे देखते देखते रॉबर्ट हुक को एक दिन कॉर्क के थिन स्लाइस को थिन पतले स्लाइस को ऑब्जर्व करने का मन हुआ। इसीलिए उसने क्या किया, इस थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंडर रखा और उसको क्या देखा कि इस कॉर्क स्लाइस में छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, जो कि सेपरेटेड कंपार्टमेंट्स टाइप है। उस टाइम लंदन में मॉन्क्स जो रहते थे वो ऐसे ही सेपरेटेड कंपार्टमेंट्स में रहते थे, जिसका नाम सेल हुआ करता था। रॉबर्ट हुक को सेल एप्रोप्रिएट नाम लगा इसके लिए, इसीलिए उसने इसका नाम सेल रख दिया, जो कि आज तक टग्ड है और हम लोग अभी सेल ही पढ़ रहे हैं। रॉबर्ट हुक के फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं भी आया होगा तो फिर ये आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इसको समझना ज़रूरी है, चाहे आप दूसरे यूट्यूब चैनल से क्यों ना समझे, क्योंकि रॉबर्ट हुक की सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अगला रोल है एंटोन वैन लीeuwenhoek का। अब एंटोन वैन लीeuwenhoek ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार स्टेप्स उठाए थे सेल के रिलेटेड। एंटोन वैन लीeuwenhoek ने पहला स्टेप जो उठाया था वो था माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था माइक्रोबायोलॉजी में या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए। रॉबर्ट हुक की इस इन्वेंशन ने चमत्कार ला दिया, और अगर आज ये ना होता तो शायद रॉबर्ट हुक भी सेल की डिस्कवरी ना कर पाता। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगला स्टेप ये है कि उसने अपने ही माइक्रोस्कोप से ये डिक्लेयर किया कि सारे सेल्स लिविंग हैं, कुछ रिसर्च करके। अब एंटोन वैन लीeuwenhoek कहाँ से था, तो वो नीदरलैंड से बिलोंग करता था। हम लोग उसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। एंटोन वैन लीeuwenhoek भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एज आई थिंक। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं वापस रिपीट करूँगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग थियोडोर श्वैन पे बढ़ते हैं। थियोडोर श्वैन ने ये थ्योरी प्रपोज की थी कि सारे एनिमल सेल से बने हुए होते हैं। अब कैसे बने हुए होते हैं ये कुछ उसने रिसर्च किया था, जो कि आप लोगों को फर्दर क्लासेस में पढ़ाई होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे मैथियस जैकॉब्स क्लीडेन पे। मैथियस जैकॉब्स क्लीडेन ने ये थ्योरी प्रपोज की थी कि सारे प्लांट सेल से बने होते हैं, एज ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। अब हम लोगों का अगला टॉपिक या फिर अगला कंटेंट आ चुका है, जो कि है वेरिएशन इन सेल्स। सेल्स एक दूसरे से वैरी कैसे करते हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सेल्स एक दूसरे से नंबर में वैरी करते हैं। नंबर में सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें खाली एक सेल होता है, और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें मल्टीपल सेल्स होते हैं। आप लोग इसे ऐसे ले सकते हैं जैसे कि कोई भी अगर छोटी इंडस्ट्री या फिर छोटी कंपनी हो, तो उसमें बहुत जगह ऐसा होता है कि एक ही आदमी हर फील्ड को संभाल रहा है। एक ही आदमी फार्मेसी पे काम कर रहा है, एक ही आदमी ट्रांसपोर्ट पे काम कर रहा है, और बहुत सारे अदर चीज़ें। और जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनमें अलग अलग आदमी फार्मा, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा पे काम करते रहते हैं। ऐसे ही मल्टीपल सेल्स में
मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स एक साथ मिलके एक फंक्शन पे काम करते हैं, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में खाली एक ही सेल एक फंक्शन पे काम करता है। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी वैरायटी है वैरायटी इन शेप एंड साइज। अब डिफरेंस इन शेप कैसे हुआ कि ह्यूमन नर्व सेल्स, ह्यूमन फैट सेल्स, ह्यूमन मसल सेल्स और ह्यूमन आरबीसी आप लोग को दिख ही रहा होगा कि शेप में ये लोग कैसे डिफ़र करते हैं। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग डिफरेंस इन साइज़ पे बढ़ते हैं। इधर आप लोगों को एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि म्यू क्या होता है। तो म्यू इधर आपको दिख रहा होगा, एक टर्म है जिसको हम लोग 10⁻⁻6 मीटर के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोग माइक्रोबायोलॉजी से आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे छोटे सेल और सबसे लंबे सेल में कंपैरिजन करते हैं तो ऑस्ट्रिच एग 170 मीटर का है, और PPLO एक डिजीज़ सेल होता है वो 0.1 म्यू का होता है, जो कि सबसे छोटा सेल है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन इन सेल्स। ये हमारा अगला कंटेंट भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन इन सेल्स। सेल इज क्लासिफाइड ऑन 2 बेसिस, प्लांट और एनिमल, और दूसरा टाइप ऑफ न्यूक्लियस। अब प्लांट और एनिमल के बेसिस पे सेल को हम लोग कैसे क्लैरिफाई करते हैं, तो देखिए प्लांट सेल्स में जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्लांट फंक्शन के लिए काम आते हैं, और जो एनिमल सेल्स में ऑर्गेनल्स होते हैं वो एनिमल नीड्स के लिए काम करते हैं। प्लांट्स के नीड्स अलग होते हैं और एनिमल्स के नीड्स अलग होते हैं। अब कैसे, वो दोनों ऑर्गेनिजम्स ही तो हैं, वो दोनों लिविंग ही तो हैं, दोनों में अलग अलग फंक्शंस क्यों? प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है और एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स हैं। एनिमल्स में वो ऑर्गेनल्स नहीं होंगे जो प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ बनने में मदद करते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप ऑफ न्यूक्लियस पे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पे बढ़ते हैं, जो कि है टाइप ऑफ न्यूक्लियस। अब जैसा न्यूक्लियस होगा वैसा ही सेल होगा। न्यूक्लियस के क्लासिफिकेशन पे अगर हम लोग बढ़े तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला यूकैरियोटिक सेल्स और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी कि एक मेम्ब्रेन होता है जो कि न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है, न्यूक्लियर मटेरियल्स को बाइंड करके रखता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं होता है, न्यूक्लियस के सारे मटेरियल्स बाइंडेड नहीं होते हैं। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स। ये बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है। अब देखिए, इससे पहले कि आप लोग सेल ऑर्गेनल्स पढ़े, मैं आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने से कि सेल ऑर्गेनल्स ऐसे यूनिट्स हैं एक सेल के अंदर जो कि सेल को फंक्शन करने में मदद करते हैं, यानी कि सेल के डिफरेंट फंक्शंस में पार्ट लेते हैं। जैसे एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल में क्लोरोफिल एक्सेट्रा। चलिए हम लोग सेल ऑर्गेनल्स एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल और सबसे मेन सेल ऑर्गेनल है सेल मेम्ब्रेन, जो हम लोग अभी सिर्फ ऐसे सेल्स पढ़ रहे हैं जो प्लांट और एनिमल में दोनों हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में है। चलिए सबसे पहले सेल से शुरुआत करते हैं जो कि है सेल मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन और थिन लेयर दैट कवर सेल्स इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक ऐसी मेम्ब्रेन या फिर एक ऐसा ढाल जो कि सेल को बचा के रखता है बाहरी कीटाणु से, बाहरी चीज़ों से, या फिर सेल को एक शेप देता है, उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये अगर सेल में है तो इसके फंक्शंस तो कुछ ना कुछ होंगे। तो इसके मेन फंक्शंस ये हैं कि ये सेल को एक शेप देता है, और दूसरा फंक्शन ये है कि ये इंजेक्शन और इजेक्शन सेल में मैनेज करता है, यानी कि कौन सी चीज़ आएगी कौन सी चीज़ नहीं आएगी, ये सारी सेल मेम्ब्रेन पे है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल है जो कि हमारे पूरे सेल ऑर्गेनल्स के, जिसमें पूरे सेल ऑर्गेनल्स कंटेंट रहते हैं। इसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं अगर हम लोग इसमें न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को इंक्लूड करते हैं। इसका फंक्शन ये है कि इसमें सारे केमिकल रिएक्शंस जो कि सेल के सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं वो प्लेस होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक बहुत बड़ा स्फेरिकल ऑर्गेनल होता है जो कि हर टाइप ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है, चाहे वो कैसा भी हो। अब वो क्यों? तो देखो, कोई भी जानवर हो, कैसा भी जानवर हो, हर जानवर में ब्रेन होता है ताकि वो इसको कंट्रोल कर पाए।
न्यूक्लियस भी प्लांट का ब्रेन होता है या फिर सेल का ब्रेन होता है। इसी से सेल के सारे फंक्शंस कंट्रोल होते हैं, इसी से सेल मेम्ब्रेन काम करता है या फिर इसी से कोई भी ऑर्गेनल काम करता है। अब इसके फंक्शंस जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इसके दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन ये है कि ये क्रोमाटीन कंटेन करता है जो कि थिन थ्रेड टाइप मटेरियल होते हैं। ये बाद में डेंस होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्म ले लेते हैं और क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि जीन्स को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके आगे आप लोगों को 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि है इट इज़ द ब्रेन ऑफ सेल्स एज इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये सेल का ब्रेन है, यही सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी न्यूक्लियस से ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में मदद करता है। ये टाइनी ऑर्गेनल है जो कि सेल में फाउंड होता है। इसे ऑक्सीजन को ब्रेक करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ अ प्लांट। ये आप लोगों को आगे बहुत काम आएगा। ये VVI है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पावर हाउस ऑफ द प्लांट और व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ प्लांट और अदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आता है। हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल एक नहीं है, ये प्लास्टिड है, जिसके तीन टाइप हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके 3 टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग स्टार्च, प्रोटीन एक्सेट्रा को स्टोर कर सकें। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एज आई थिंक। क्रोमोप्लास्ट अब क्या है? क्रोमोप्लास्ट स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लांट को कलर देता है, जैसे चाहे वो फ्रूट हो, फ्लावर हो एक्सेट्रा। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और लास्ट है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग प्लांट सेल्स में पढ़ेंगे। ऑर्गेनल्स ओनली इन प्लांट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग उसे पढ़ते हैं। प्लांट सेल में मेनली 3 ऑर्गेनल्स है जो कि सिर्फ उसी में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लास्टिड के टाइप में आता है। तो वो ऐसे प्लास्टिड हैं जो कि ग्रीन कलर देते हैं लीव्स को, और इससे फोटोसिंथेसिस भी होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर ही बेसिक लेवल फंक्शन सारे होते हैं। तो सेल के अंदर, तो क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल कंटेन होता है। अगला है हमारा लार्ज वैक्यूल। अब लार्ज वैक्यूल एक लार्ज स्पेस है जिसमें हम लोग चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर कर सकते हैं? लार्ज वैक्यूल में बहुत स्पेस होता है, तो इसमें हम लोग वो वेस्ट और जेनेटिक वेस्ट मटेरियल्स एंड ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सब स्टोर करके रखते हैं प्लांट सेल्स। तीसरा और आखिरी है सेल वॉल। अब प्लांट्स के ट्रंक आप लोग छूकर देखते होंगे, वो लोग ऐसे नहीं हैं जैसे कि जितने मुलायम सेल्स एनिमल सेल्स में हैं, क्योंकि वो सेल वॉल से ढका हुआ है। सेल वॉल एक रिजिड शेप देता है प्लांट को, और एक रिजिड कवर भी है प्लांट के ऊपर से। अब हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक, जो कि है स्पेशल ऑर्गेनल्स। इसमें सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन होते हैं जो कि सेल में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। मेनली 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, पहला रफ ER और दूसरा स्मूथ ER। रफ ER राइबोसोम से बना होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और स्मूथ ER स्मूथ ट्यूब से बना हुआ होता है। अगला हमारा स्पेशल ऑर्गेनल है गोल्जी कम्प्लेक्स। गोल्जी कम्प्लेक्स स्टैक ऑफ बैग्स है जो कि एक दूसरे के अंदर बैग्ड हुए हैं, यानी कि बंधे हुए हैं। जैसे ही सेल से मटेरियल्स रिलीज़ होते हैं तो कुछ एसेंशियल चीज़ें सेल में मिल जाती हैं जो कि गोल्जी कम्प्लेक्स में लाता है, जिससे कि शरीर उन्हें यूटिलाइज कर सके और उन्हें पैक करके लार्ज वैक्यूल या फिर किसी भी जगह पे स्टोर करा देता है। लास्ट स्पेशल ऑर्गेनल है सिलिया या फिर फ्लैगेला, आप लोग कह सकते हैं। ये एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं प्लांट्स के, और ये सिर्फ और सिर्फ
यूग्लिना और पैरामीशियम में ही एग्जिस्ट करते हैं। फ्लैगेला सिर्फ यूग्लिना में और सिलिया सिर्फ पैरामीशियम में। तो इनका फंक्शन है ऑब्वियसली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। हमारा लास्ट टॉपिक है सेल चेन, और सेल चेन में आप लोग देख सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से ऑर्गेनिज्म बनता है। अब सेल में हम लोगों का जैसे अब हम लोगों को अगर देखना है तो लिवर सेल, लिवर सेल से लिवर टिश्यू से लिवर से डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम को अदर सिस्टम से मिलाकर जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। चलिए, यही थी हमारी आज की वीडियो। होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी हुई होगी, यही मेरी पूरी कामना है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, यही थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो टेस्ट पेपर पे होगी। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो कल या परसों टेस्ट पेपर आएगी, उसके लिए तैयार रहना। मिलते हैं टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए बाय।